आज ओटीपी में हम जिन 3 खबरों की बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी जंतर मंतर प्रोटेस्ट की, गालीबाज और वायरल गर्ल की। क्या है पूरी कहानी बताएंगे आपको। पीएम लेंगे गालीबाज बेटी को गोद क्या, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, वो भी बताएंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस वुमेन रेसलर्स यौन शोषण मामला क्या है। इसके अलावा ब्रिजभूषण मामले में असली लड़ाई अभी बाकी है क्या, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। तीसरे नंबर पर आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में छिड़ा है गृह युद्ध, क्यों हम इस तरीके से कह रहे हैं, पीओके में क्या इस वक्त स्थिति है, वो सब कुछ आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टोरी, एक 15 साल की लड़की जंतर मंतर में एक विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर पूरे देश में छिड़ी बहस। मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीति, कानून, सोशल मीडिया, नाबालिगों की जिम्मेदारी और समाज की संवेदनशीलता का बड़ा सवाल बन गया। अब इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। लड़की की मां ने प्रधानमंत्री मोदी से भावुक अपील करते हुए कहा है कि मेरी बेटी को गोद ले लीजिए। आखिर एक मां ने ऐसी अपील क्यों की? दिल्ली पुलिस ने केस क्यों वापस लिया और क्या ये घटना सोशल मीडिया के दौर में बच्चों के भटकने की सबसे बड़ी चेतावनी है? देखिए, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली 15 वर्षीय लड़की का मामला अब पूरी तरह नया मोड़ ले चुका है। जिस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, वो लड़की अब लगातार माफी मांग रही है। दूसरी तरफ उसकी मां ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी भावुक अपील की है जिसने पूरे विवाद को मानवीय और सामाजिक बहस में बदल दिया है। और इस मामले की शुरुआत तब हुई जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान लड़की का वीडियो सामने आया, जिसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने गुमराह बच्चों को माफ कर दिया है। और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने भी लड़की की उम्र, उसके माफी मांगने और समाज के विभिन्न वर्गों की नरमी बरतने की अपील को ध्यान में रखते हुए केस वापस लेने का फैसला किया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी तक ही नहीं है। माफी मिलने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। लड़की ने एक नया वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उसने कहा कि वो उनकी बहुत आभारी है कि उन्होंने उसे माफ कर दिया। लड़की का दावा है कि वो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थी। उसके मुताबिक वो उस दिन कनॉट प्लेस शॉपिंग करने गई थी, लेकिन बाजार बंद होने के कारण वो जंतर मंतर पहुंच गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उससे कहा कि यहाँ सभी को बोलने की आजादी है, और इसी दौरान वो दूसरों के प्रभाव में आ गई और ये सारी बातें उसने कह डाली। लड़की ने यह भी दावा किया कि वो वहां कई लोग ज्यादा आपत्तिजनक उससे बातें भी बोल रहे थे, लेकिन केवल उसी का वीडियो वायरल हो गया। उसके अनुसार उसे लगता है कि इस पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि बाकी लोगों पर कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उसने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों का भी खंडन किया जिसमें उसके किसी नौकरी या संगठन से जुड़े होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि सबसे गंभीर आरोप लड़की ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर के ही लगाए। उसने ये साफ कहा कि लोग उसके खिलाफ मीम्स बना रहे हैं, रेप और एसिड अटैक जैसी धमकियां उसे मिल रही हैं, उसके फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं और वो बेहद इस वक्त डरी हुई है। उसने लोगों से अपील की कि उसे ट्रोल करना बंद किया जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से इसे अब और सहन नहीं कर पा रही है। उसने ये साफ कहा कि इस समय उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। देखिए, लड़की ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उसका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी उसे माफ कर चुके हैं और केस भी वापस लिया जा चुका है, तो फिर पुलिस उसके पुराने घर और पड़ोसियों के पास जाकर के पूछताछ क्यों कर रही है? उसने दावा किया कि पुलिस उसे ऐसे तलाश रही है जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया, और इसीलिए उसने सरकार से सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है, डर में आके। अपने बयान के अंत में लड़की ने स्वीकार किया कि उससे गंभीर गलती हुई। उसने हाथ जोड़ करके ये कहा कि उसे इस घटना से जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है और वो भविष्य में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। उसने ये माना है कि उसने जो भाषा इस्तेमाल की वो माफी के योग्य नहीं थी और वो बहकावे में आकर के ऐसा कर बैठी। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे भावुक बयान लड़की की मां का सामने आया।
उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस दिन उनकी बेटी को माफी मिली उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बेटी को नया जीवन दान एक तरीके से दिया और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। और यहीं से इस पूरे विवाद ने नया और भावनात्मक मोड़ भी लिया। लड़की की मां ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील की कि जैसे उन्होंने देश के गांवों को संवारने का प्रयास किया वैसे ही उनकी बेटी को भी गोद ले ले। उनका आशय कानूनी गोद लेने से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और संरक्षण से था, ताकि उनकी बेटी सही दिशा में आगे बढ़ सके और समाज के लिए एक बेहतरीन नागरिक बन सके। मां ने ये भी कहा कि उनकी बेटी की गलती ने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया। लोगों ने उनके परिवार के खिलाफ बेहद कठोर टिप्पणियां की और यहाँ तक कहा कि ऐसे माँ बाप को डूबकर मर जाना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी बेटी से बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो अकेली ऐसी बच्ची नहीं है। उनके अनुसार देश में हजारों किशोर सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, इसी चिंता को देखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से एक और बड़ी मांग की है। मांग क्या, अपनी दिल की बात सामने रख दी। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उनका तर्क है कि नाबालिग बच्चे आसानी से बहकावे में आ जाते हैं और कई बार ऐसे लोगों का शिकार बनते हैं जो उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक या फिर निजी एजेंडे के लिए करते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला अब केवल एक वायरल वीडियो या फिर राजनीतिक विवाद तक नहीं रह गया है। ये कई बड़े सवाल छोड़ता है। क्या सोशल मीडिया किशोरों को गलत दिशा में ले जा रहा है? क्या राजनीतिक आंदोलन में नाबालिगों की भूमिका को लेकर के स्पष्ट नियम नहीं होने चाहिए? और क्या ट्रोलिंग और ऑनलाइन धमकियां किसी भी गलती की सजा से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप नहीं ले सकती क्या? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या गलती करने वाले एक नाबालिग को सुधार का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? पदलोभी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। अब दूसरी स्टोरी, महिला पहलवानों के आंदोलन से लेकर देश की राजनीति तक जिस मामले ने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, उसमें अब बड़ा कानूनी मोड़ आ गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष और 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। लेकिन क्या अदालत के इस फैसले के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा? क्या पहलवान अब अपनी लड़ाई रोक देंगे? क्या बृजभूषण की राजनीति में वापसी होगी? आइए पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। उनके साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत ने राहत दे दी है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब पिछले 3 वर्षों से ये मामला खेल, राजनीति और महिला सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों का केंद्र बना हुआ था। फैसले से पहले बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने साफ ये कहा कि वो मानेंगे जो अदालत कहेगी, क्योंकि फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत का फैसला आने के बाद उन्होंने कहा कि पहले दिन से खुद को निर्दोष बताया था और आज अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया। यहां तक कहा कि अगर आरोप साबित हो जाते तो वो खुद फांसी पर चढ़ने को भी तैयार थे। ये बात दोहराई। देखिए, मामला सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था। देश के कई नामी महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ने उनका यौन शोषण किया और इस आंदोलन को देश भर में समर्थन भी मिला। विपक्षी दल भी खुलकर पहलवान के साथ खड़े हुए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। और इसी विवाद का असर बृजभूषण की राजनीति पर भी पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसरगंज से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि क्षेत्र में बृजभूषण का प्रभाव बरकरार रहा और करण भूषण सिंह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अब अदालत से बरी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह की सक्रिय राजनीति में वापसी होगी? क्या बीजेपी भविष्य में उन्हें फिर से चुनाव लड़ाएगी? और क्या वो एक बार फिर भारतीय कुश्ती महासंघ में किसी भूमिका में भी दिखाई देंगे? इन सवालों का जवाब हालांकि आने वाले समय में मिलेगा। अभी तो
बस बाइज्जत बरी हुए हैं। हालांकि अदालत का ये फैसला आने के बाद विवाद खत्म होता दिख नहीं रहा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कहा कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महिला पहलवानों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उनके अनुसार कई लड़कियां डर के कारण पीछे हट गईं, लेकिन कुछ पहलवान आखिर तक अदालत में डटी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में सिस्टम और सरकार ने बृजभूषण को बचाने की पूरी कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की जाएगी और उनकी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं होती है, वो आगे भी जारी रहेगी। और दूसरी तरफ बृजभूषण के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस और विशेष रूप से प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने बिना अदालत के फैसले का इंतजार किए उनके पिता को दोषी ठहराया, क्या अब वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि जंतर मंतर पर उनके पिता के खिलाफ कड़े राजनीतिक बयान दिए गए थे और अब वही लोग अदालत के फैसले पर क्या रुख अपनाएंगे, देखने वाली बात होगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी इस मामले पर बयान आया। उन्होंने इस पूरे विवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक तरफ सरकार युवा पीढ़ी, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता के साथ खड़ी दिखाई देती है। कांग्रेस का साफ कहना था कि ये कथनी और करनी के बीच में विरोधाभास है जो नजर आने लगा। अब ये मामला केवल अदालत के फैसले का नहीं रह गया। एक तरफ अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर देखिए अपना फैसला सुनाया, वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता महिला पहलवान इस फैसले को चुनौती देने की आगे तैयारी में है। यानी कानूनी लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या किसी आरोपी को अदालत के अंतिम फैसले से पहले देखिए सार्वजनिक रूप से दोषी मान लेना सही है? क्या राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों पर बयान देते समय ज्यादा संयम नहीं बरतना चाहिए? और अगर ऊपरी अदालत में फैसला बदलता है तो क्या राजनीतिक बहस फिर उसी मोड़ पर लौट जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले में जो सामने आया बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी कानूनी राहत जरूर दी, लेकिन ये विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि महिला पहलवान कब अपील दायर करती हैं। उच्च अदालत इस मामले को किस नजरिए से देखती है और आने वाले समय में इस फैसले का असर भारतीय राजनीति और कुश्ती की दुनिया पर कितना पड़ता है। और अब बात आज की तीसरी स्टोरी की करते हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी आत्मघाती हमला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। रावलकोट से लेकर के मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक विरोध की आग फैल चुकी है। चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आरोप भी लग रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर कथित रोक की बातें सामने आ रही हैं और सेना की आलोचना करने वाली टीवी होस्ट का शो बंद हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर देखिए एक साथ संकट झेल रहा है। उत्तर पश्चिम में आतंकवाद फिर सिर उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन अब एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाओं ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के स्वात घाटी स्थित काबुल शहर में आतंकवाद विरोधी शांति रैली उस समय खून से रंग गई जब एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को पुलिस स्टेशन के पास विस्फोट में उड़ा लिया। रैली में शामिल लोग आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और शांति की मांग भी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार हमलावर पुलिस स्टेशन में घुसना चाहता था, लेकिन उसे गेट पर ही रोक दिया गया और इसी के बाद उसने विस्फोट भी कर दिया। इस हमले में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। 55 से अधिक लोग घायल हुए। अधिकारियों को घटनास्थल से इंसानी सिर भी मिले, जिसे आत्मघाती हमलावर का माना भी जा रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब कुछ दिन पहले ही हंगू जिले के खजीना बांदा चेक पोस्ट पर हुए हमले में 9 पुलिसकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तान पुलिस ने उस हमले के पीछे फितना अल फारिज यानी कि प्रतिबंधित टीटीपी से जुड़े आतंकियों का हाथ बताया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2 महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। रावलकोट में मृतकों के जनाजे के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग इलाकों से हजारों लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और कई युवा मोटरसाइकिलों पर राशन लेकर के धरना स्थल पहुंचते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रखने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक
धरने का असर स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं तक भी पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि विरोध अब केवल पीओके तक सीमित नहीं रह गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए और राजनीतिक सुधारों की मांग की है। कई प्रदर्शनकारियों और छात्र नेताओं को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई। अगर विरोध किसी क्षेत्र तक सीमित रहता है तो फिर उसे स्थानीय आंदोलन मान लिया सकता था या मान लिया जाता है, लेकिन राजधानी और सेना मुख्यालय वाले शहर तक पहुंचना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। पीओके में हुए चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई जगहों पर व्याध्यान, लॉजिस्टिक और विफलताओं और अव्यवस्था की खबरें सामने आई। 21 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हुआ, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने चुनावी व्यवस्था के खिलाफ नारे लगाए और राजनीतिक सुधारों की मांग भी दोहरा दी थी। देखिए, इन घटनाओं के बीच में मीडिया की भूमिका भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही है। हालांकि इस संबंध में न तो पाकिस्तान सरकार और न ही अल जजीरा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। इस तरह पाकिस्तान के प्रसिद्ध टीवी होस्ट ताबिश हाशमी ने अपने शो हंसना मना है के बंद होने की भी घोषणा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने पीओके में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की आलोचना की थी। हालांकि शो बंद होने के कारणों को लेकर के अलग अलग दावे भी हैं अपने, और इसी पर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन या सेना के खिलाफ बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। फिलहाल ये जरूर स्पष्ट है कि पाकिस्तान एक साथ 3 बड़े संकटों से इस वक्त जूझ रहा है। सबसे पहले आतंकवाद की वापसी, दूसरा पीओके और अन्य हिस्सों में राजनीतिक विरोध, और वहीं तीसरा चुनावी प्रक्रिया और शासन व्यवस्था पर बढ़ते सवाल। अगर ये तीनों संकट लंबे समय तक जारी रहते हैं तो फिर सरकार प्रभावी समाधान नहीं निकाल पाती, तो राजनीतिक अस्थिरता और गहरी हो सकती है, स्वाभाविक है। पाकिस्तान आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आतंकवाद, राजनीतिक असंतोष और प्रशासनिक चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। पीओके में जारी आंदोलन, देश के बड़े शहरों तक फैलते विरोध, चुनावों पर उठते सवाल और सुरक्षा हालात निश्चित रूप से सरकार और सेना के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान को गृह युद्ध की स्थिति में यहाँ बताना, ये कहना कि देश टूटने की कगार पर है, उपलब्ध तथ्यों से प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इस समय अपने हालिया वर्षों के सबसे कठिन आंतरिक संकटों में से एक का सामना कर रहा है, और आने वाले दिनों में वहाँ की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पूरे दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण बनी रहेगी, जिस पर सबकी नजरें हैं। ओटीपी में इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट करके आप हमें बताइए।